हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल प्रिया एजुकेशनल हब। तो कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे हैं और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि मांस और भाग एक में कुल 27 कहानियां हैं, जिसमें से मैंने 16 कहानियों को अपने चैनल के प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया है। तो आज की कहानी 17वीं कहानी है, जिसका नाम है कायर, और जिसके रचनाकार है मुंशी प्रेमचंद, जो कि एक महान कथाकार है। तो आप लोगों को पता होगा कि कायर कहानी में 3 पात्र हैं। कितने पात्र हैं? 3 पात्र हैं, जिसमें कि पहला पात्र का नाम है केशव, जो कि नए विचारों का युवक है। दूसरी पात्र का नाम है प्रेमा, जो कि अपने कुल मर्यादा का बहुत ध्यान देती है। और तीसरा पात्र है लाला जी। तो इस कहानी में टोटल कितने पात्र हो गए? 3 पात्र हो गए, केशव, प्रेमा, लाला जी। केशव जो है ब्राह्मण जाति का है और प्रेमा जो है वो नीच जाति की है। तो दोनों में अथाह प्रेम है। और जो प्रेमा और लाला जी में क्या रिश्ता है? प्रेमा के पिताजी का नाम है लाला जी। तो उम्मीद करते हैं आपको सारे पात्रों के बारे में पता चल गया होगा। तो चलिए अब कहानी को बहुत ही रोचक तरीके से सुनते हैं, और आप लोग जरूर अंत तक सुने। युवक का नाम केशव था, युवती का प्रेमा। दोनों एक ही कॉलेज के और एक ही क्लास के विद्यार्थी थे। केशव नए विचारों का युवक था, जात पात के बंधनों का विरोधी। प्रेमा पुराने संस्कारों की कायल थी, पुरानी मर्यादाओं और प्रथाओं में पूरा विश्वास रखने वाली। लेकिन फिर भी दोनों में गाढ़ा प्रेम हो गया, और यह बात सारे कॉलेज में मशहूर थी। केशव ब्राह्मण होकर भी वैश्य कन्या प्रेमा से विवाह करके अपना जीवन सार्थक करना चाहता था। उसे अपने माता पिता की परवाह न थी। कुल मर्यादा का विचार भी उसे स्वांग सा लगता था। उसके लिए सत्य कोई वस्तु थी तो प्रेम थी, किंतु प्रेमा के लिए माता पिता और कुल मर्यादा के आदेश के विरुद्ध एक कदम बढ़ाना भी असंभव था। तो इस पैराग्राफ में आपने देखा कि लड़का का नाम केशव है और लड़की का नाम प्रेमा है। तो दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं, और जो केशव है वो ब्राह्मण जाति का है और प्रेमा जो है वैश्य जाति की है। और जो केशव है वो माता पिता की परवाह नहीं करता है, और जो प्रेमा है वो माता पिता कुल मर्यादा के विरुद्ध नहीं जाना चाहती है। उसके बाद क्या होता है? संध्या का समय है। विक्टोरिया पार्क के एक निर्जन स्थान में दोनों आमने सामने हरियाली पर बैठे हुए हैं। सैर करने वाले एक एक करके विदा हो गए, किंतु ये दोनों अभी भी वहीं बैठे हुए हैं। उनमें एक ऐसा प्रसंग छिड़ा हुआ है जो किसी तरह समाप्त नहीं होता। केशव ने झुंझला कर कहा, इसका यह अर्थ है कि तुम्हें मेरी परवाह नहीं है? प्रेमा ने उसको शांत करने की चेष्टा करके कहा, तुम मेरे साथ अन्याय कर रहे हो केशव, लेकिन मैं इस विषय को माता पिता के सामने कैसे छेड़ूं, यह मेरे समझ में नहीं आता। वे लोग पुरानी रूढ़ियों के भक्त हैं। मेरी तरफ से कोई ऐसी बात सुनकर मन में जो जो शंकाएं होंगी उनकी तुम कल्पना कर सकते हो। ये दोनों में प्रसंग हो रहा है, विक्टोरिया पार्क में बैठे हुए हैं और दोनों में प्रसंग हो रहा है कि मैं इसमें जिसमें प्रेमा बोल रही है कि अपने माता पिता से कैसे बात कर सकते हैं, उन लोग पुरानी पीढ़ी का है, पुरानी रूढ़ियों को मानते हैं। केशव ने उग्र भाव से पूछा, तो तुम भी वही पुरानी रूढ़ियों के गुलाम हो? प्रेमा ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों में मृदु मृदु स्नेह भरकर कहा, नहीं, मैं उनकी गुलाम नहीं हूँ, लेकिन माता पिता की इच्छा मेरे लिए सभी चीज़ों से अधिक मान्य है। फिर बोलता है केशव, तुम्हारा व्यक्तित्व कुछ नहीं है। फिर प्रेमा बोलती है, ऐसा ही समझ लो। फिर केशव बोलता है, मैं तो समझता था कि ये ढकोसले मूर्खों के लिए ही है, लेकिन अब मालूम हुआ कि तुम जैसी विदुषिया भी उनकी पूजा करती हो। जब मैं तुम्हारे लिए संसार को छोड़ने को तैयार हूँ तो तुमसे भी यही आशा करता हूँ। फिर प्रेमा बोलती है, प्रेमा ने मन में सोचा, मेरा अपने देह पर क्या अधिकार है? जिन माता पिता ने अपने रक्त से मेरी सृष्टि की है और अपने स्नेह से उसे पाला है, उनकी मर्जी के खिलाफ कोई काम करने का उसे क्या हक है? नहीं, क्या हक है? उसने दीनता के साथ केशव से कहा, क्या प्रेम स्त्री और पुरुष के रूप में ही हो सकता है, मैत्री के रूप में नहीं?
मैं तो आत्मा का बंधन समझती हूँ। फिर उसने केशव को कहा कि प्रेम स्त्री और पुरुष के रूप में ही हो सकता है, आत्मा के रूप में नहीं हो सकता है, मतलब मैत्री के रूप में नहीं हो सकता है। आत्मा तो आत्मा को क्या समझती है, वो एक तरह से बंधन समझती है। केशव ने कठोर भाव से कहा, इन दार्शनिक विचारों से तुम मुझे पागल कर दोगी प्रेमा। बस इतना ही समझ लो, मैं निराश होकर जिंदा नहीं रह सकता। मैं प्रत्यक्षवादी हूँ और कल्पनाओं के संसार में प्रत्यक्ष का आनंद उठाना मेरे लिए असंभव है। या कहकर उसने प्रेमा का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचने की चेष्टा की। प्रेमा ने झटके से हाथ छुड़ा लिया और बोली, नहीं केशव, मैं कह चुकी हूँ कि मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। तुम मुझसे वह चीज ना मांगो जिस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। केशव को अगर प्रेमा ने कठोर शब्द कहे होते तो उसे इतना दुख ना हुआ होता। एक क्षण तक वह मन मारे बैठा रहा, फिर उठकर निराशा भरे स्वर में बोला, जैसी तुम्हारी इच्छा। आहिस्ता आहिस्ता कदम सा उठाता हुआ वह वहां से चला गया। प्रेमा अब भी वहीं बैठी आंसू बहाती रही तो और रोने लगी। रात को भोजन करके प्रेमा जब अपनी माँ के साथ लेटी तो उसकी आंखों में नींद ना थी। केशव ने उसे एक ऐसी बात कह दी थी जो चंचल पानी में पड़ने वाली छाया की तरह उसके दिल पर छाई हुई थी। प्रतिक्षण उसका रूप बदलता था। वह उसे स्थिर ना कर सकती थी। माता ने इस विषय में कुछ कहे तो कैसे, मतलब माता से इस बारे में कैसे कहे। लज्जा मुंह बंद कर देती थी। उसने सोचा, अगर केशव के साथ मेरा विवाह ना हुआ तो उस समय मेरा क्या कर्तव्य होगा। अगर केशव ने कुछ उदारता कर डाली तो मेरे लिए संसार में फिर क्या रह जाएगा। लेकिन मेरा बस ही क्या है। इन भांति भांति के विचारों में एक बात जो उसके मन में निश्चित हुई वो यह थी, केशव के सिवा वह और किसी से विवाह ना करेगी। उसकी माता ने पूछा, क्या तुझे अब तक नींद ना आई? मैंने तुझसे कितनी बार कहा है थोड़ा बहुत घर का काम काज कर लिया करो, लेकिन तुझे किताबों से ही फुर्सत नहीं मिलती। 4 दिन में तू पराए घर चल जाएगी। कौन जाने कैसा घर मिले। अगर कुछ काम करने की आदत ना रही तो कैसे निभा होगा। तो दोनों माता और पुत्री में प्रसंग चल रहा है। प्रेमा ने भोलेपन से कहा, मैं पराए घर जाऊंगी क्यों? माता ने मुस्कुराकर कहा, लड़कियों के लिए यही तो सबसे बड़ी विपत्ति है बेटी। माँ बाप के गोद में पलकर जो ही सियाने हुई दूसरों की हो जाती है। अगर अच्छे प्राणी मिले तो जीवन आराम से कट गया, नहीं तो रो रो कर दिन काटना पड़ा। सब कुछ भाग्य के अधीन है। अपनी बिरादरी में तो मुझे कोई घर नहीं भाता। कहीं लड़कियों का आदर नहीं है, लेकिन करना तो बिरादरी में ही पड़ेगा। ना जाने यहाँ जात पात का बंधन कब टूटेगा। प्रेमा ने डरते डरते बोली, कहीं कहीं तो बिरादरियों के बाहर भी विवाह होने लगे हैं। उसने कहने को तो कह दिया, लेकिन उसका हृदय कांप रहा था कि माता जी कुछ भाप ना जाए। माता ने विस्मय के साथ पूछा, क्या हिंदुओं में ऐसा हुआ है क्या? फिर उसने उस प्रश्न का जवाब भी दिया, और 2-4 जगह ऐसा हो भी गया तो उससे क्या होता है। यानी कि वो जब बोली कि दूसरे बिरादरी में विवाह होता है तो सबसे पहले माता जी को आश्चर्यचकित हुआ। फिर वो मन ही मन सोची, 2-4 घर में हो भी गया तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। मतलब वो जो बिरादरी में ज़्यादातर ही होता है, कोई कोई ही इंसान होगा जो बिरादरी से बाहर करता है, तो उससे कोई कुछ होने वाला नहीं है। प्रेमा ने इसका कुछ जवाब ना दिया। भय हुआ कि माता कहीं उसका आशय समझ न जाए। उसका भविष्य एक अंधेरी खाई की तरह उसके सामने मुंह खोले खड़ा था, मानो उसे निगल जाएगा। उसे ना जाने कब नींद आ गई। प्रातःकाल प्रेमा सोकर उठी तो उसके मन में एक विचित्र साहस का उदय हो गया था। सभी महत्वपूर्ण फैसले हम आकस्मिक रूप से कर लिया करते हैं, मानो कोई देवी शक्ति हमें उनकी ओर खींच ले जाती है। वही हालत प्रेमा की थी। कल तक वह माता पिता के निर्णय को मान्य समझती थी, पर संकट को सामने देखकर उसमें उस वायु की हिम्मत पैदा हो गई थी जिसके सामने कोई पर्वत आ गया हो। वही मंद वायु प्रबल वेग से पर्वत के मस्तक पर चढ़ जाती थी और
उसे कुचलती हुई दूसरी तरफ जा पहुंचती थी। प्रेमा मन में सोच रही थी, मानो यह देह माता पिता की है, किंतु आत्मा तो मेरी है। मेरी आत्मा को जो कुछ भुगतना पड़ेगा वह इसी देह से तो भुगतना पड़ेगा। अब वह इस विषय में संकोच करना अनुचित ही नहीं, घातक समझ रही थी। अपने जीवन को क्यों एक झूठे सम्मान पर बलिदान करे। उसने सोचा, विवाह का आधार अगर प्रेम ना हो तो वह देह का विक्रय है। आत्मसमर्पण क्यों बिना प्रेम के भी हो सकता है। इस कल्पना ही से कि ना जाने किस अपरिचित युवक से उसका विवाह हो जाएगा, उसका हृदय विद्रोह कर उठा। वह अभी नाश्ता करके कुछ पढ़ने ही जा रही थी कि उसके पिता ने प्यार से उसे पुकारा। मैं कल तुम्हारे प्रिंसिपल के पास गया था, वे तुम्हारी बड़ी तारीफ कर रहे थे। प्रेमा ने सरल भाव से कहा, आप तो यूं ही कहा करते हैं। फिर उसके पिताजी बोलते, नहीं सच। यह कहते हुए, मतलब उसके पिताजी ने यह कहते हुए उन्होंने अपनी मेज की दराज खोली और मखमली चौखटों में जरी हुई एक तस्वीर निकालकर उसे दिखाते हुए बोले, यह लड़का ICS के इम्तिहान में प्रथम आया है। इसका नाम तो तुमने सुना होगा। बूढ़े पिता ने ऐसी भूमिका बांध दी थी कि माँ उनका आशय ना समझ सकी, लेकिन प्रेमा भाप गई। उनका मन तीर की भांति लक्ष्य पर जा पहुंचा। उसने बिना तस्वीर की ओर देखे कहा, नहीं, मैंने तो उसका नाम नहीं सुना। पिता ने बनावटी आश्चर्य से कहा, क्या तुमने उसका नाम ही नहीं सुना? आज के दैनिक पत्र में उसका चित्र और जीवन वृत्तांत छपा है। प्रेमा ने रुखाई से जवाब दिया, होगा, मगर मैं तो उस परीक्षा का कोई महत्व नहीं समझती। मैं तो समझती हूँ जो लोग इस परीक्षा में बैठते हैं वे पल्ले सिर के स्वार्थी होते हैं। आखिर उनका उद्देश्य इसके सिवा और क्या होता है कि गरीब, निर्धन, दलित भाइयों पर शासन करे और खूब धन संचय करे। यो या तो जीवन का कोई ऊंचा उद्देश्य नहीं है। तो वो जो ICS का जॉब मतलब निकाला उसके बारे में बुराई करती है। इस आपत्ति में जलन थी, अन्याय था, निर्दयता थी। पिताजी ने समझा प्रेमा या बखान सुनकर लट्टू हो जाएगी। यह जवाब सुनकर तीखे स्वर में बोले, तो तू तो ऐसी बातें कर रही है जैसे तेरे लिए धन और अधिकार का कोई मूल्य ही नहीं। प्रेमा ने रूठाई से कहा, हाँ, मैं तो इसका मूल्य नहीं समझती। मैं तो आदमी में त्याग देखती हूँ। मैं ऐसे युवकों को जानती हूँ जिन्हें यह पद जबरदस्ती भी दिया जाए तो स्वीकार न करेंगे। पिता ने उपहास के ढंग से कहा, या तो आज मैंने नई बात सुनी। मैं तो देखता हूँ कि छोटी छोटी नौकरियों के लिए लोग मारे मारे फिरते हैं। मैं जरा उस लड़की की सूरत देखना चाहता हूँ जिसमें जिसमें इतना त्याग हो। मैं तो उसकी पूजा करूँगा। शायद किसी दूसरे अवसर पर ये शब्द सुनकर प्रेमा लज्जा से सिर झुका लेती, पर इस समय उसकी उस सिपाही की सीट थी जिसके पीछे गहरी खाई हो। आगे बढ़ने के सिवा उसके लिए और कोई मार्ग न था। अपने आवेश को संयम से दबाती हुई, आंखों में विद्रोह भरे, वह अपने कमरे में गई और केसों के कई चित्र में से वह एक चित्र चुनकर लाई जो उसकी निगाह में सबसे खराब था और पिता के सामने रख दिया। बूढ़े पिताजी ने चित्र को उपेक्षा के भाव से देखना चाहा, लेकिन पहली दृष्टि ही में उसने उन्हें आकर्षित कर लिया। ऊंचा कद था और दुर्बल होने पर भी उसका गठन स्वास्थ्य और संयम का परिचय दे रहा था। मुख पर प्रतिभा का तेज न था, पर विचारशीलता का कुछ ऐसा प्रतिबिंब था जो उसके मन में विश्वास पैदा करता था। उन्होंने उस चित्र की ओर देखते हुए पूछा, यह किसका चित्र है? प्रेमा ने निसंकोच से सिर झुकाकर कहा, यह मेरे ही क्लास में पढ़ते हैं, अपने ही बिरादरी का है। प्रेमा की मुख मुद्रा धूमिल हो गई। इसी प्रश्न के उत्तर पर उसकी किस्मत का फैसला हो जाएगा। उसके मन में पछतावा हुआ कि व्यर्थ में इस चित्र को यहाँ लाई। उसमें एक क्षण के लिए जो दृढ़ता आई थी वह इस पैने प्रश्न के सामने कातर हो उठी। दबी हुई आवाज में बोली, जी नहीं, वह ब्राह्मण है। और यह कहने के साथ ही क्षुब्ध होकर कमरे से निकल गई, मानो यहाँ की वायु में उसका गला घूटा जा रहा था, और दीवार की आड़ में जाकर रोने लगी। तो आप समझ गए कि
वो अपना उस जो केशव को बिरादरी बता दी, तो फिर जाके रोने लगी। लाला जी यानी यानी उसकी पिताजी, प्रेमा की पिताजी। उस समय तक अभी तक नाम नहीं बताया गया था, अभी यहाँ नाम बताया जा रहा है, जो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था पात्रों में। तो लाला जी किसके पिता है? प्रेमा के पिता है। लाला जी को तो पहले ऐसा क्रोध आया कि प्रेमा को बुलाकर साफ साफ कह दें कि यह असंभव है। वे उसी गुस्सा के में दरवाजे तक आए, लेकिन प्रेमा को रोते देखकर नर्म हो गए। इस युवक के प्रति प्रेमा के मन में क्या भाव थे, यह उनसे छिपा ना रहा। वे स्त्री शिक्षा के पूरे समर्थक थे, लेकिन इसके साथ ही कुल मर्यादा की रक्षा भी करना चाहते थे। अपने ही जाति के सुयोग्य वर्ष के लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर सकते थे, लेकिन उस क्षेत्र के बाहर कुलीन से कुलीन और योग्य से योग्य वर्ग की कल्पना भी उनके लिए असहाय थी। इससे बड़ा अपमान वे सोच ही ना सकते थे। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, आज से कॉलेज जाना बंद कर दो। अगर शिक्षा कुल मर्यादा को डुबोना होती है तो यह कुशिक्षा है। प्रेमा ने कातर कंठ से कहा, परीक्षा तो समीप आ गई है। लाला जी ने दृढ़ता से कहा, आने दो। और फिर अपने कमरे में जाकर विचारों में डूब गए। कौन डूब गए? लाला जी। 6 महीने गुजर गए। लाला जी ने घर में आकर पत्नी को एकांत में बुलाया और बोले, जहाँ तक मुझे मालूम है केशव बहुत ही सुशील प्रतिभाशाली युवक है। मैं तो समझता हूँ प्रेमा इस शौक में घुल घुल कर प्राण दे देगी। तुमने भी समझाया, मैंने भी समझाया, दूसरों ने भी समझाया, पर उस पर कोई असर ही नहीं होता। ऐसी दशा में हमारे लिए और क्या उपाय है? उनकी पत्नी ने चिंतित भाव से कहा, कर तो दोगे, लेकिन रहोगे कहाँ? ना जाने कहाँ से यह कुलक्षणी मेरी कोख में आई। यानी वो तो उसके पिताजी केशव से विवाह करना चाह रहे थे, लेकिन उसकी जो बीवी थी यानी प्रेमा की माँ, वो गुस्सा कर रही है। लाला जी ने भव्य सिकोर का तिरस्कार के साथ कहा, या तो 1000 दफा सुन चुका, लेकिन कुल मर्यादा के नाम को कहाँ तक रोए? चिड़िया का पर खोलकर यह आशा करना ही वह तुम्हारे आंगन में ही फुदकती रहेगी भ्रम है। मैंने इस पर ठंडे दिल से विचार किया है और इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि हमें इस अपाधर्म को स्वीकार कर लेना चाहिए। कुल मर्यादा के नाम पर मैं प्रेमा की हत्या नहीं कर सकता। दुनिया हंसती हो हंसे, मगर वह जमाना बहुत जल्द आने वाला है जब ये सभी बंधन टूट जाएंगे। आज भी सैकड़ों विवाह जात पात के बंधनों को तोड़कर हो चुके हैं। अगर विवाह का उद्देश्य स्त्री और पुरुष का सुखमय जीवन है तो हम प्रेमा की उपेक्षा नहीं कर सकते। वृद्धा ने क्षुब्ध होकर कहा, जब तुम्हारी यही इच्छा है तो मुझसे क्या पूछते हो? लेकिन मैं कह देती हूँ कि मैं इस विवाह के नजदीक ना जाऊंगी, ना कभी इस छोकरी का मुंह देखूंगी। समझ लूंगी जैसे और सब लड़के मर गए वैसे ही या भी मर गई। तो फिर तुम क्या करने को कहती हो? ये बात किसने कहा? ये बात उनके पिताजी लाला जी ने कहा। तब उसकी माँ बोलती है, क्यों नहीं उस लड़के से विवाह कर देते? उसमें क्या बुराई है? वह 2 साल में सिविल सर्विस पास करके आ जाएगा। केशव के पास क्या रखा है? बहुत होगा किसी दफ्तर में क्लर्क हो जाएगा। फिर उसके पिताजी बोलते हैं, और अगर प्रेमा प्राण हत्या कर ले तो? फिर उसकी माँ बोलती है, तो कर ले, तुम तो उसे और साथ देते हो। जब उसे हमारी परवाह नहीं है तो हम उसके लिए अपने नाम को क्यों कलंकित करें? प्राण हत्या करना कोई खेल की बात नहीं है, यह सब धमकी है। मन घोरा है, जब तक उसे लगाम ना दो तब तक हाथ भी ना रखने देगा। जब उसके मन का यह हाल है तो कौन कहे केशव के साथ ही जिंदगी भर निभा करेगी। जिस तरह आज उससे प्रेम है उसी तरह कल दूसरे से हो सकता है। तो क्या पत्ते पर अपना मांस बिकवाना चाहते हो? लाला जी ने स्त्री को प्रश्न सूचक की दृष्टि से देखकर कहा, और अगर वह कल खुद जाकर केशव से विवाह कर ले तो तुम क्या कर लोगी? फिर तुम्हारे लिए कितनी इज्जत रह जाएगी? वह चाहे संकोचवश या हम लोगों के लिहाज से ही यो बैठे रहे, पर यदि जिद पर कमर बांध ले हम तुम कुछ नहीं कर सकते। इस समस्या का ऐसा भीषण अंत भी हो सकता है
इस वृद्धा के ध्यान में भी ना आया था। यानी कौन वृद्धा? प्रेमा की माता जी। तो उसने जब बोला कि वो खुद से भी विवाह कर सकती है, तो इस उसकी माँ ने कभी सोचा नहीं था कि इस तरह हो सकता है। फिर क्या होता है, यह प्रश्न बम के गोले की तरह उसके मस्तिष्क पर गिरा। एक क्षण तक वह अवाक बैठी रह गई, मानो इस आघात ने उसकी बुद्धि की धज्जियां उड़ा दी हो। फिर पराभूत होकर बोली, तुम्हें अनोखी ही कल्पनाएं सूझती है। मैंने तो आज तक कभी भी नहीं सुना कि किसी कुलीन कन्या ने अपनी इच्छा से विवाह किया है। फिर उसके पिताजी बोलते हैं, तुमने ना सुना हो लेकिन मैंने सुना है और देखा है, ऐसा होना बहुत संभव है। फिर उसकी माँ बोलती है, जिस दिन ऐसा होगा उस दिन तुम मुझे जीते ना देखोगे। मैं यह नहीं कहता, फिर उसके माँ पिताजी बोलते हैं, लाला जी मैं यह नहीं कहता कि ऐसा होगा ही, लेकिन होना संभव है। तो उसकी माता जी बोलती है, तो जब ऐसा होना है तो इससे तो यही अच्छा है कि हम ही इसका प्रबंध करें। जब नाक ही कट रही है तो तेज छुरी से क्यों ना कटे। कल केशव को बुलाकर देखो क्या कहता है। केशव के पिता सरकारी पेंशनर थे, मिजाज के चिड़चिड़े और कृपण। धर्म के आडंबरों में ही उनके चित्त को शांति मिलती थी। कल्पना शक्ति का अभाव था, किसी के मनोभाव का सम्मान ना कर सकते थे। वे अब भी उस संसार में रहते थे जिसमें उन्होंने अपने बचपन और जवानी के दिन काटे थे। नवयुवक की बढ़ती हुई लहर को वे सर्वनाश कहते थे और कम से कम अपने घर को दोनों हाथों और दोनों पैरों का जोर लगाकर उससे बचाए रखना चाहते थे। इसलिए जब एक दिन प्रेमा के पिता उसके पास पहुंचे और केशव से प्रेमा के विवाह का प्रस्ताव किया, तो बूढ़े पंडित जी ने अपने आप में ना रह सके। धुंधली आंखें फाड़ कर बोले, आप भंग पी के तो नहीं आए? यानी आप भंग तो नहीं खा के आए? इस तरह का संबंध और चाहे जो कुछ हो, विवाह नहीं है। मालूम होता है आपको भी नए जमाने की हवा लग गई है। बूढ़े बाबूजी ने नम्रता से कहा, मैं खुद ऐसा संबंध नहीं पसंद करता। अब बूढ़े बाबूजी कौन है बताइए? ये है लाला जी। वो क्या बोलते हैं, मैं खुद ऐसा संबंध नहीं पसंद करता हूँ। इस विषय में मेरे भी वही विचार है जो आपकी है, पर बात ऐसी आ पड़ी है कि मुझे विवश होकर आपकी सेवा में आना पड़ा। आजकल के लड़के और लड़कियां कितने स्वेच्छाचारी हो गए हैं, यह तो आप जानते ही हैं। हम बूढ़े लोगों के लिए अब अपने सिद्धांतों की रक्षा करना कठिन हो गया है। मुझे भय है कि कहीं ये दोनों निराश होकर अपनी जान पर ना खेल जाएं। बूढ़े पंडित जी जमीन पर पांव पटकते हुए गरज उठे, आप क्या कहते हैं साहब? आपको शर्म नहीं आती? हम ब्राह्मण हैं और ब्राह्मणों में भी कुलीन ब्राह्मण नहीं पतित हो गए हो। इतनी मर्यादा शून्य नहीं हुए हैं कि बनिए बकालों की लड़की से विवाह करते फिरे। जिस दिन कुलीन ब्राह्मणों में लड़कियों ना रहेगी उस दिन यह समस्या उपस्थित हो सकती है। मैं कहता हूँ, आपको मुझसे यह बात कहने का साहस कैसे हुआ? बूढ़े बाबू जी जितना ही दबते थे उतना ही पंडित जी बिगड़ते थे। यहाँ तक कि लाला जी अपना अपमान ज़्यादा ना सह सके और अपनी तकदीर को कोसते हुए चले गए। उसी वक्त केशव कॉलेज से आया। पंडित जी ने तुरंत उसे बुलाकर कठोर कंठ से कहा, मैंने सुना है तुमने किसी बनिए की लड़की से अपना विवाह कर लिया है। यह खबर कहाँ तक सही है? केशव ने अनजान बनकर पूछा, आपसे किसने कहा? किसी ने कहा। मैं पूछता हूँ, यह बात ठीक है या नहीं? अगर ठीक है और तुमने अपनी मर्यादा को डुबोना निश्चय कर लिया है तो तुम्हारे लिए हमारे घर का कोई स्थान नहीं। तुम्हें मेरी कमाई का एक धेला भी नहीं मिलता। मेरे पास जो कुछ है वह मेरी अपनी कमाई है। मुझे अख्तियार है कि मैं उसे जैसे चाहूँ दे दूँ। मतलब मुझे अख्तियार है कि मैं उसे जिसे चाहूँ उसे दे दूँ। तुम यह अनीति करके मेरे घर में कदम नहीं रख सकते। केशव पिता के स्वभाव से परिचित था। प्रेमा से उसे प्रेम था। वह गुप्त रूप से प्रेमा से विवाह कर लेना चाहता था। बाप हमेशा तो बैठे ना रहेंगे। माता के स्नेह पर उसे विश्वास था। उस प्रेम
की तरंग में वह सारे कष्टों को झेलने के लिए तैयार मालूम होता था। लेकिन जैसे कोई कायर सिपाही बंदूक के सामने जाकर हिम्मत खो बैठता है और कदम पीछे हटा लेता है, वही दशा केशव की हुई। वह साधारण युवकों की तरह सिद्धांतों के लिए बड़े बड़े तर्क कर सकता था, जबान में उनमें अपनी भक्ति की दुहाई दे सकता था, लेकिन इसके लिए यातनाएं झेलने की सामर्थ्य उसमें ना थी। अगर वह अपनी जिद पर अड़ा और पिता ने भी अपनी टेक रखी तो उसका कहाँ ठिकाना लगेगा, उसका जीवन ही नष्ट हो जाएगा। उसने दबी जबान में से कहा, जिसने आपसे यह कहा है बिल्कुल झूठ कहा है। यानी कि वो अपने आप को पूरा झूठ बता दिया कि ये बात सच नहीं है। पंडित जी ने तीव्र नेत्रों से देखकर कहा, तो यह खबर बिल्कुल गलत है? जी हाँ, बिल्कुल गलत। कौन बोलता है? केशव बोलता है। तो तुम आज ही इसी वक्त उस बनिए को खत लिख दो और याद रखो कि अगर इस तरह की चर्चा फिर कभी उठी तो तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु होगा। यानी सबसे बड़ा शत्रु कौन होगा? केशव के पिता। बस जाओ। केशव और कुछ ना कह सका। वह यहाँ से चला तो ऐसा मालूम होता था कि पैरों में दम ही नहीं है। दूसरे दिन प्रेमा ने केशव के नाम यह पत्र लिखा, प्रिय केशव, तुम्हारे पूज्य पिताजी ने लाला जी के साथ जो अशिष्ट और अपमानजनक व्यवहार किया है उसका हाल सुनकर मेरे मन में बड़ी शंका उत्पन्न हो रही है। शायद उन्होंने तुम्हें भी डांट फटकार कर बताई होगी। ऐसी दशा में मैं तुम्हारी निश्चय सुनने के लिए विकल हो रही हूँ। तुम्हारे साथ हर तरह का कष्ट झेलने को तैयार हूँ। मुझे तुम्हारे पिताजी की संपत्ति का मोह नहीं है। मैं तो केवल तुम्हारा प्रेम चाहती हूँ और उसी में प्रसन्न हूँ। आज शाम को यहाँ आकर भोजन करो। दादा और माँ दोनों तुमसे मिलने के लिए बहुत इच्छुक हैं। मैं वह स्वप्न देखने में मग्न हूँ जब हम दोनों उस सूत्र में बंध जाएंगे जो टूटना नहीं जानता, जो बड़ी से बड़ी आपत्ति में भी अटूट रहता है। फिर क्या होता है कि जो प्रेमा होती है वो केशव को पत्र लिखती है जिसमें कि उसे बुलाती है शाम में भोजन के लिए और उसका विचार जानना चाहती है। फिर लिखती है, तुम्हारी प्रेमा। फिर क्या होता है, संध्या हो गई और इस पत्र का कोई जवाब ना आया। उसकी माता बार बार पूछती थी, केशव आए नहीं? बूढ़े लाला यानी लाला जी, बूढ़े लाला भी द्वार की ओर आंख लगाए बैठे थे। यहाँ तक कि रात के 9 बज गए पर ना तो केशव ही आए और ना उनका पत्र। ये पढ़ने के बाद भी ना केशव आए ना उनका पत्र भेजा गया। प्रेमा के मन में भांति भांति की संकल्प विकल्प उठ रहे थे। कदाचित उन्हें पत्र लिखने का अवकाश ना मिला होगा या आज आने की फुर्सत ना मिली होगी। कल अवश्य आ जाएंगे। केशव ने पहले उसके पास जो प्रेम पत्र लिखे थे उन सबको उसने फिर पढ़ा। उनके एक एक शब्द से कितना अनुराग टपक रहा था, उनमें कितना कंपन था, कितनी विकलता, कितनी तीव्र आकांक्षा। फिर उसे केशव के वे वाक्य याद आए जो उसने सैकड़ों ही बार कहे थे। कितनी बार वह उसके सामने रोया था। इतने परमाणु के होते हुए निराशा के लिए कहाँ स्थान था। मगर फिर भी सारी रात उसका मन जैसे सूली पर टंगा रहा। प्रातःकाल केशव को जवाब आया। प्रेमा ने कांपते हुए हाथों से पत्र लेकर पढ़ा। पत्र हाथ से गिर गया। ऐसा जान पड़ा मानो उसकी देह का रक्त स्थिर हो गया है। लिखा था, मैं बड़े संकट में हूँ कि तुम्हें क्या जवाब दूँ। मैंने इधर इस समस्या पर खूब ठंडे दिल से विचार किया और इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि वर्तमान दशाओं में मेरे लिए पिता की आज्ञा की उपेक्षा करना दुस्साह है। मुझे कायर ना समझना, मैं स्वार्थी भी नहीं हूँ, लेकिन मेरे सामने जो बाधाएं हैं उन पर विजय पाने की शक्ति मुझ में नहीं है। पुरानी बातों को भूल जाओ। उस समय मैंने इन बाधाओं की कल्पना ना की थी। यानी कि वो उल्टा बोल दिया कि मैंने जितने बातें पुराने में की हैं उसे भूल जाने के लिए उस समय मुझे ये बात नहीं पता थी, मुझे इस बात की कल्पना नहीं थी कि इस तरह से बाधा पड़ेगी। प्रेमा ने एक लंबी गहरी जलती हुई सांस खींची और
उस खत को फाड़ कर फेंक दिया। उसकी आंखों से अश्रुधार बहने लगी। जिस केशव को उसने अपने अंतःकरण से वर्ण लिया था, वह इतना निष्ठुर हो जाएगा, इसकी उसकी रत्ती भर भी आशा न थी। ऐसा मालूम पड़ा मानो अब तक वह कोई सुनहला स्वप्न देख रही थी, पर आँख खुलने पर वह सब कुछ अदृश्य हो गया। जीवन में जब आशा ही लुप्त हो गई, तो अब अंधकार के सिवा और क्या रहा। अपने हृदय की सारी संपत्ति लगाकर उसने एक नाव लदवाई थी। वह नाव जलमग्न हो गई। अब दूसरे नाव कौन वहां से लदवाए। अगर वह नाव टूटी है तो उसके साथ वह भी डूब जाएगी। माता ने पूछा, क्या केशव का पत्र है? प्रेमा ने भूमि की ओर ताकते हुए कहा, हाँ, उनकी तबीयत अच्छी नहीं है, इसके सिवा वह और क्या कहे। यानी कि वह झूठ बोल दी कि जो केशव है इसीलिए नहीं आ पाया क्योंकि उसकी तबीयत अच्छी नहीं है, और वो क्या ही बोलती कि वो कायर है इसलिए वो नहीं आ पाया। केशव की निष्ठुरता और बेवफाई का समाचार कहकर लज्जित होने का साहस उसमें ना था। अगर वो ऐसा बोलती तो घर में क्या होता, उसका लज्जित हो जाती, क्योंकि उसके लिए वो पूरा घर में बात की थी। तो फिर क्या हुआ कि इसलिए उसका साहस नहीं था। दिन भर वह घर के काम धंधों में लगी रही। उसके बाद क्या हुआ, दिन भर वह घर के काम धंधों में लगी रही, मानो उसे कोई चिंता ही नहीं है। रात को उसने सबको भोजन कराया, खुद भी भोजन किया, और बड़ी देर हारमोनियम पर गाती रही। मन में कितना बड़ा दुख था, फिर भी वो दिन भर काम धंधा की, खाना बनाई, खाना खिलाई, और हारमोनियम रात भर बजाती रही। मगर सवेरा हुआ तो उसके कमरे में उसकी लाश पड़ी हुई थी। प्रभात की सुनहरी किरणें उसके पीले मुख को जीवन की आभा प्रदान कर रही थी। तो क्या होता है, सुबह वो खुद अपनी जान ले लेती है। तो वही केशव जो एक टाइम के लिए बहुत उग्र उग्र इंसान था, विचारों का विद्रोही था, और वही कायर बन जाता है। तो आपको यह कहानी कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इसी तरह हमारे सभी कहानियों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ना जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सुनते रहिए प्रेमचंद की कहानी हमारी ज़बानी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।